Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study and read lesson number 8, The Gulistan of Sadi. शेख सादी इसके राइटर हैं। तो इसका मतलब है गुलिस्तान सादी, यानी कि सादी का बाग, बागात। बागात मतलब इल्मी बागात, ठीक है जी, जो उन्होंने इल्मी बातें की हैं। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब होता है दास्तान गो। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड परपेचुअली मॉडर्न, सेड इमर्सन। इमर्सन बंदे का नाम है और परपेचुअली का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। इमर्सन ने कहा कि उन्होंने तमाम कौमों से ख़िताब किया है और वो हमेशा ही जदीद हैं, मॉडर्न जदीद। ही थाट ऑफ द गुलिस्तान एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने सोचा कि गुलिस्तान दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक है। बाइबल्स का मतलब होता है इल्हामी किताबें। फार ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है हमागिरियत या आफाकियत, ठीक है जी, ऑफ मोरल लॉ। मोरल लॉ का मतलब होता है अखलाकी अकदार, अखलाकी कवानीन या अखलाकी इक़दार, क्योंकि उसने उसमें अखलाकी कवानीन की हमागिरियत पाई या आफाकियत महसूस की या पाई। The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. गुलिस्तान का अंग्रेज़ी और लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा लोगों के लिए बाइस मोहब्बत चीज़ बन गया, या लोगों के लिए बाइस मोहब्बत बना। It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin variant of Persian origin। ठीक है जी। पैराबल्स का मतलब होता है अखलाकी हकायात, ठीक है, ऐसी हकायात जिनका कोई जो है वो फ़ायदा हो। और बाइबल्स का मतलब अब होता है बुक्स, डिवाइन बुक्स का मतलब होता है उनकी जो है इल्हामी किताबें, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का तर्जुमा करते हैं। इस पूरी लाइन का तर्जुमा ये होगा कि ये बड़ी एक दिलचस्पी की बात है, या एक बड़े दिलचस्पी की बाइस बात ये है कि अंग्रेज़ उलमा ने, स्कॉलर्स उलमा या फुज़ला को कहते हैं, ठीक है जी, कि अंग्रेज़ उलमा ने सादी की तर्जमा शुदा अखलाकी हकायात को अपनी इल्हामी किताबों या मुक़द्दस किताबों में इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि ये मालूम हुआ कि ये बुनियादी तौर पर फ़ारसी किताब के लातीनी तर्जमा का अंग्रेज़ी तर्जमा है, ठीक है जी। Edward Arnold has actually described Gulistan in culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of versatile genius। ठीक है जी। ये जो इनमें थोड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं, एडविन आर्नल्ड तो बंदे का नाम हो गया, ठीक है। कलिनरी का मतलब होता है आपके पास वो जो किचन होता है ना, मतलब यानी कि किचन को उर्दू में क्या कहते हैं, बावर्ची खाना। तो बावर्ची खाने की इस्तिलाहात, ये कलिनरी का तर्जुमा है। उसके बाद है पिलाफ, कहते हैं पिलाव को। इंटेलेक्चुअल कहते हैं दानश्वर ज़हीन जहानत को। लिटरेरी कहते हैं अदब को। करी कहते हैं शोरबे को। केबाब ऑफ वर्सेटाइल जीनियस, जीनियस आपको पता है ज़हीन को कहते हैं। और वर्सेटाइल कहते हैं हमेशा रहने वाला। हम अक्सर कहते हैं ना फ़लाँ शख्स वर्सेटाइल एक्टर है या फ़लाँ शख्स वर्सेटाइल क्रिकेटर है, कि बहुत अरसे जो है जो एक चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसका जो है वहाँ पे तर्जुमा ये होगा कि यानी कि एक हमागीर जहन का कबाब, ठीक है। कबाब ऑफ वर्सेटाइल जीनियस, एक हमागीर जहन का कबाब। तो इस पूरी लाइन का एक अच्छे तरीके के साथ तर्जुमा करते हैं। एडविन आर्नल्ड, यहाँ से शुरू करते हैं और जीनियस पे इसका तर्जुमा ख़त्म करेंगे। एडविन आर्नल्ड ने सही तौर पर गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्लाहात में एक दानिशवराना पुलाव, ठीक है, लिटरेरी करी, अदबी शोरबा और एक कबाब ऑफ वर्सेटाइल जीनियस और एक हमागीर जहन का कबाब करार दिया। The readers are sure to enjoy these parables as food for thought, ठीक है। तो पैराबल्स का मतलब होता है अखलाकी हकायात। पढ़ने वाले यकीनन इन अखलाकी हकायात से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इंजॉय मतलब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। एज़ फूड फॉर थाट, क्योंकि ये हकायात जो हैं वो उनकी सोच का या उनकी एक फ़िक्र के लिए गज़ा का काम करेंगी या उनकी फ़िक्र को उबारेंगी, ठीक है जी। Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat। सैल का मतलब होता है
समुंदर में सफ़र करना। एक मरतबा एक बादशाह और पर्शियन ग़ुलाम यानी कि ईरानी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, ग़ुलाम ने कभी भी समुंदर में सफ़र नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, कैलेमिटी कहते हैं खौफ, मुसीबत, डर को, और उसने कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं किया था या कभी किसी मुसीबत का उसको तजर्बा नहीं था, ठीक है, नहीं किया था, तजर्बा नहीं किया था। आफ्टर सम टाइम्स द बोट वाज हिट बाय स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को, एंड स्टार्टिंग टोजिंग, टोजिंग का मतलब होता है हिलना। कुछ ही देर बाद एक जो कश्ती है वो तूफ़ान से टकराई या तूफ़ान के जद में आ गई और उसने हिलना शुरू कर दिया और हिलने लगी। इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, इनकन्वीनियंट का मतलब होता है बेआरामी, बेचैनी, बेसुकून। ये बात पैसेंजर्स यानी कि मुसाफिरों के लिए बड़ी बेआरामी का सबब बनी। ऑल रिमेन क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है खामोश होना, एक्सेप्ट द स्लेव हु fear in the who in the fear who in fear of being drowned began to cry and tremble, tremble का मतलब होता है कांपना और drowned का मतलब होता है डूब जाना। तमाम लोग खामोश रहे सिवाय उस ग़ुलाम के जो कि डर जाने की वजह से कांपना शुरू हो गया, डर जाने के खौफ की वजह से कांपना शुरू हो गया। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर दी अदर्स, और उसने तमाम लोगों के लिए या बाकियों के लिए भी बेरामी पैदा की, ठीक है, बेरामी और बेचैनी पैदा की या बेरामी या बेचैनी का बाइस बना, सबब बना। द अदर ट्राई टू पैसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन बट ही डिडंट हियर एनीबडी। काइंडनेस का मतलब होता है रहम, रहम करना, रहम दिली के साथ, और अफेक्शन का मतलब होता है प्यार मोहब्बत के साथ। पैसिफाई का मतलब होता है अमन देना, खामोश करवाना, पुरअमन करना। तो उन लोगों ने उसे पुरअमन करने की कोशिश की बड़ी ही रहम दिली और मोहब्बत के साथ, मगर उसने किसी की ना सुनी, ठीक है जी, या उसने किसी की बात पर तवज्जो नहीं दिया या वो किसी से भी खामोश ना हुआ। वैन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर द किंग आल्सो बिकम डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज का मतलब होता है ना खुश होना। जब ये मामला जो है वो काफ़ी देर तक रहा, ठीक है जी, या कहते हैं जी जब बेआरामी ज़्यादा देर तक रही तो बादशाह भी नाखुश हो गया। इन दैट बोट देयर वर हैपन टू बी ए सर्जेंट हु सेड विद योर परमिशन मे आई क्वेटेड क्वेटन हिम। तो उसी सार्जेंट कहते हैं किसी यानी कि ना जो है वो ख़ास किस्म के लोग होते हैं, बादशाह के जो सिपाही वगैरह होते हैं, ठीक है जी, तो सर्जेंट का तर्जमा सर्जेंट ही करेंगे। तो उसी कश्ती में इत्फाक से एक सर्जेंट बैठा हुआ था, मौजूद था। उसने कहा अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं इसको खामोश करवा सकता हूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, द किंग सेड। बादशाह ने कहा ये तो एक बहुत ही तुम्हारी मेहरबानी होगी, ठीक है जी, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। द सर्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू डू to be thrown into the water so that he could have experienced the true danger of life। तो सर्जन ने हुक्म दिया कि इस लड़के को यानी कि इस ग़ुलाम को पानी में फेंक दिया जाए ताकि ये ज़िंदगी के असल डर का एक्सपीरियंस कर सके, असल डर को का तजर्बा हासिल कर सके या उसको महसूस कर सके। द पर्सन्स थ्रू हिम इन द सी एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट। लोगों ने, पर्सन यानी कि इंसानों ने या लोगों ने उसको समुंदर में फेंका और यहाँ तक कि जब वो डूबने वाला हो गया तो फिर उसे बाहर निकाल लिया। एंड ही क्लंग द स्टर्न विद विद बोथ ऑफ हिज हैंड, और उसने फिर अपने दोनों हाथों से कश्ती के उकबी नुमा हिस्से को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, फिर वो बैठ गया और वो खामोश रहा। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये सारा वाक़या, ये सारा मामला बादशाह के लिए बड़ा अजीब था या बादशाह को बड़ा नागवार महसूस हुआ या अजीब महसूस हुआ, ठीक है जी। हु कुड नॉट कम comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant and he asked for it। the sergeant replied, comprehend का मतलब होता है समझना और wisdom का मतलब होता है अक्लमंदी, ठीक है जी। उसको इस सारे वाक़या की जो अक्लमंदी या दानिशवरी है वो समझ नहीं आ रही थी इस एक्शन की यानी कि इस काम की। टेकन बाय द सर्जेंट, सर्जेंट ने जो मामला किया यानी कि सर्जेंट ने जो मामला किया इस मामले की अक्लमंदी बादशाह को समझ नहीं आ रही थी। और ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने इसके लिए और उसने उससे पूछा और उसने बादशाह यानी कि सर्जेंट से पूछ ही लिया। द सर्जेंट रिप्लाइड, सर्जेंट ने जवाब दिया, उसने कहा बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, उसने कहा कि डूब जाने के
डर को या डूब जाने के डर को महसूस करने से पहले या डूब जाने के डर का तजुर्बा हासिल करने से पहले ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ को नहीं जानता था या वो कश्ती कितनी महफूज है इस बात को नहीं जानता था। ए मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम मिसफॉर्च्यून अनटिल हैज़ अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट। ठीक है जी। वो कह रहा है कि एक आदमी बदकिस्मती से तहफ़्फ़ुज़ की कदर कीमत उस वक़्त तक नहीं जानता जब तक कि वो इसका जायका नहीं चख लेता। It is related that while a deer was being roasted for Nusherwa, a king of Persia famous for his justice, no salt could be found. It is related that यानी कि इस बात को इस तरह से किया जाएगा कि ये मशहूर है या बयान किया जाता है कि नौशेरवा जो कि पर्शिया यानी कि ईरान का बादशाह था, अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। उसके लिए एक मर्तबा एक हिरन जो है वो भुना जा रहा था, तो वहाँ नमक ना मिला या नमक कम था और नमक ना मिल सका। सो ए बॉय वाज सेंट टू ए विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट, तो एक लड़के को एक गांव में भेजा गया कि वो कुछ नमक लेके आए। द बॉय ब्राउट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, तो लड़के ने लाकर जो है ना वो बादशाह सलामत के सामने नमक पेश किया या बादशाह को नमक पेश किया। तो बादशाह ने आगे से पूछा क्या आपने इसकी कीमत अदा की है? नो सेड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया नहीं। पे फॉर द साल्ट सेड द किंग, बादशाह ने कहा कि इसकी रकम अदा करो, नमक की रकम अदा करो। ठीक है, इससे पहले लेस्ट इससे पहले कि इट शुड बिकम ए कस्टम एंड द विलेज बी ruined, इससे पहले कि ये एक रवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, trifling का मतलब होता है एक छोटा सा मामूली सा डिमांड तकाजा, अराइज का मतलब होता है उठना पैदा होना, हार्म का मतलब होता है नुकसान देना नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जब ये पूछा गया कि एक छोटा सा तकाजा जो है वो इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, ठीक है जी, यहाँ इसने नुकसान का बाइस कैसे बन सकता है। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज समाल इन द वर्ड सेड किंग, ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म, ठीक है जी, फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद। तो बादशाह ने कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद बहुत छोटी थी, हुएवर इन लार्ज इट, ताहम वो बढ़ती गई। ठीक है, जिसने उसमें इजाफा किया यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई। सो डैट इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है हुजम, ठीक है जी, उसकी जो हालत होती है मौजूदा साइज़। तो इसमें इजाफा किया यानी कि वो कह रहा है कि हुएवर इन लार्ज इट, जिसने भी इसमें इजाफा किया यहाँ तक कि ये मौजूदा साइज़ को पहुँच गई। इज़ ए फॉल्ट इज़ ए फॉल्ट, उन्होंने इज़ एट फॉल्ट, तो वो कह रहा है कि ये सब मामला जो है ये सारा मामला ये गलती पर है। ठीक है जी, यानी कि दुनिया में उसकी जो है वो जुल्म की जो है वो बुनियाद बहुत छोटी थी, तो जिसने भी इसमें इजाफा किया वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, यहाँ इस हालत तक पहुँच गई, इज़ एट फॉल्ट। तो ये सारा मामला जो है वो गलती पर है। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं वैसे सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, यहाँ सब्जेक्ट का तर्जुमा होगा रियाया। वो कह रहा है कि अगर बादशाह रियाया में से किसी एक के बाग में से एक सेब खाएगा, ही स्लेव्स विल पुल डाउन द होल ट्री, तो उसके ग़ुलाम सारे के सारे दरख्त को ही खींच देंगे। ठीक है जी, वो सारे का सारा दरख्त ही खींच लाएंगे या सारे का सारा दरख्त ही तोड़ देंगे, पूरा दरख्त ही उखाड़ फेंकेंगे। फॉर 5 eggs विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, वो कह रहा है कि 5 अंडे अगर बादशाह उसे ज़बरदस्ती लेने की इजाज़त दे दे लोगों को या अपने ग़ुलामों को, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी विल पुट 1,000 फाउल्स ऑन द स्पिट, स्पिट का मतलब क्या होता है भला, सीख पर। ठीक है, पुट ऑन द सीख, वो सीखों पर लटका देंगे चढ़ा देंगे, फाउल्स कहते हैं परिंदों को। तो कह रहा है कि अगर बादशाह 5 अंडों के इवज़ जिसे ताकत से लेने की इजाज़त दे दे, तो उसकी फ़ौज से मुतल्लिक लोग हज़ारों परिंदों को कबाब की सीख पर चढ़ा देंगे या कबाब के लिए सीख पर चढ़ा देंगे। ए ट्राइंग ए टेरियंट डज़ नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, तो फिर वो कह रहा है कि इस दुनिया में
एक जालिम दुनिया में मौजूद नहीं रहता, बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर, लेकिन उस पर की जाने वाली लानत वो सारी ज़िंदगी रहती है। कर्स कहते हैं लानत को, ठीक है जी। यहाँ से शुरू करते हैं। ए किंग फेल, ठीक है। ए किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड। वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रिकवरी का मतलब होता है सेहत याबी, इल का मतलब होता है बीमार होना। एक मरतबा एक बादशाह या एक बादशाह शदीद बीमार हो गया और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई। द मोर द डिजीज़ वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। जिस कदर उस बीमारी का इलाज किया जाता उतनी ही ज़्यादा वो पेनफुल हो जाती, यानी कि तकलीफ़ दे हो जाती। At last, the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. Endued का मतलब होता है पाई जाना, certain qualities एक ख़ास किस्म की qualities या खसूसियात। bile का मतलब होता है जिगर से निकलने वाला सफ़रा। एट लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है जी। बिलाखिर तमाम मुआलिज फिजिशंस मुआलिज इस बात पर मुतफिक हो गए कि इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता यहाँ तक कि एक आदमी के जिगर से निकलने वाले सफ़रा के ज़रिए से जिसमें ख़ास खूबियाँ मौजूद हों। ऑर्डर्स वर इशूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड। इस बात का ऐलान कर दिया गया या हुक्म दे दिया गया, अहकामात जारी कर दिए गए कि इस किस्म के फ़र्द को तलाश किया जाए, इस किस्म की खूबियों वाले आदमी को तलाश किया जाए। ठीक है जी। ए सन ऑफ फार्मर, यहाँ से ए सन ऑफ ए फार्मर वाज डिस्कवर्ड टू पोजेस द क्वालिटीज़ मैंशनड बाय द डॉक्टर्स। एक जो है वो फार्मर कहते हैं किसान को, ठीक है जी। एक किसान का बेटा तलाश कर लिया गया जिसमें डॉक्टरों की बयान करदा तमाम क्वालिटीज़ यानी कि तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय। बादशाह ने वो लड़के के वालिदैन यानी कि माँ और बाप को बुलवाया। हुज कंसेंट ही गोट बाय गिविंग देम ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। और उनको बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद उनकी जो है उसने रज़ामंदी हासिल कर ली, ठीक है। उनकी रज़ामंदी हासिल कर ली एक बहुत बड़ी कीमत के एवज़ या बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद। द काजी इशूड ए डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ किंग। तो काजी ने फरमान जारी कर दिया कि बादशाह की सेहत याबी की खातर एक आदमी का खून बहा दिया जाए। द बॉय वाज ब्राउड टू द आल्टर, आल्टर कहते हैं कुर्बानगाह को। एंड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर कहते हैं जी जल्लाद को। वाज डायरेक्टेड टू स्लाटर द बॉय, स्लाटर का मतलब होता है कुर्बान करना, लड़के को कुर्बान गाह में ज़िबा करना। स्लाटर का मतलब होता है ज़िबा करना, स्लाटर का मतलब होता है ज़िबा करना। लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया और जल्लाद को हुक्म दे दिया गया कि लड़के को ज़िबा कर दिया जाए। व्हेन ऑल वाज रेडी द बॉय लुक्ड टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल्ड। जबकि सारा मामला या सब कुछ तैयार था, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। वाई डू यू लाफ इन सच ए पोजिशन, द किंग आस्क्ड। तो बादशाह ने पूछा कि तुम इस तरह की सूरत हाल में किस तरह मुस्कुरा सकते हो। ए सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स सेड द बॉय। लड़के ने कहा कि एक बेटा अपने वालदैन की मोहब्बत की तरफ देखता है। इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। तो उनसे उम्मीद या तवक्को रखी जाती है, एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद रखना, तवक्को रखना कि वो मामले को काजी के सामने पेश करेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। सीख कहते हैं इंसाफ लेने के, किसी चीज़ को हासिल करना या किसी चीज़ की तमन्ना कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, इंसाफ के लिए। बट इन दी प्रेजेंट केस, मगर कहता है कि जी इस मामले में या मौजूदा मामले में the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world। कह रहा है मौजूदा मामले में मेरे वालिदैन ने दुनिया के कूड़े करकट के लिए, कूड़े करकट के बदले में मेरा खून बहाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। द काजी हैज़ इशूड ए डिक्री टू किल मी। डिक्री का मतलब होता है ऐलान करना, ठीक है, फरमान जारी करना, हुक्म दे देना। काजी ने मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू स्लेइंग मी एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड्स अल्लाह अलमाइटी। स्लेइंग मी का मतलब होता है मुझे बेरहमी के साथ कत्ल करना, ठीक है जी, बेरहमी के साथ मार देना।
वो कह रहा है कि बादशाह ये समझता है कि मुझे बेरहमी के साथ कत्ल करने के बाद वो सेहतयाब हो जाएगा, मुझे बेरहमी से मार के वो सेहतयाब हो जाएगा, और मुझे कोई भी जो है मुझे अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताला के सिवा कोई पनाह नज़र नहीं आती। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड। वो कह रहा है कि तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ मैं किससे शिकायत करूं, अगर तुम्हारे ही हाथ से इंसाफ हासिल करना चाहूँ, अगर मैं तुम्हारे हाथ से इंसाफ हासिल करना चाहूँ तो तुम्हारे जुल्म के साथ ख़िलाफ़ मैं किसके आगे जो है वो शिकायत करूँ। ठीक है जी। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड। बादशाह परेशान हो गया और ये अल्फाज सुनने के बाद वो अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका, काबू ना पा सका, और उसने कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई दैन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय। उसने कहा कि ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं इस बात से कि मैं किसी मासूम लड़के का खून बहा दूं, किसी मासूम लड़के का खून बहा दूं, या किसी मासूम लड़के की जान ले लूं या उसका कत्ल कर दूं, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही मर जाऊं। ही किस्ड द हेड and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth। उसने लड़के के जो है वो सर और आंखों को चूमा, सर और आंखों का बोसा लिया, और उसको एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक बहुत सी दौलत पेश की। इट इज़ सेड दैट द किंग आल्सो रिकवर्ड विद इन ए वीक। कहा जाता है कि बादशाह भी एक ही हफ्ते में सेहतयाब हो गया। ठीक है जी। इस चैप्टर की आपकी जो है वो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 के साथ हाजिर हुए हैं, मतलब कि चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले वही चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी क्लामिटी, यानी कि डर खौफ को उसने कभी महसूस नहीं था किया। द बोर्ड स्टार्टेड टोजिंग मीन्स द बोर्ड स्टार्टेड शेकिंग। ठीक है, टोज का मतलब होता है हिलना और शेक का मतलब भी होता है हिलना जुलना। इसी तरह आपके पास आगे है द स्लेव बिगन टू क्राई एंड ट्रम्बल, यानी कि इन फेयर ऑफ बीइंग ड्राउंड, ख़तरे यानी कि डरने की वजह से, डूब जाने के ख़तरे की वजह से। द स्लेव वाज थ्रोन इनटू द वाटर टू एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ। ये सेम जुमला वहाँ पे लिखा हुआ है। हु वाज नुशेरवा ए किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है जी। द किंग वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। ठीक है, नुशेरवा आदिल जो है जस्टिस की वजह से मशहूर था। और इस तरह ये जो आपके पास सातवां है और इसका है देयर वाज लिटल क्रूअल्टी इन दी वर्ल्ड, यानी कि वो जो है ना वो कह रहा है कि जुल्म की जो बुनियाद छोटी थी, इसका मतलब ये है कि जुल्म कम था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। द किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि उसकी कोई उम्मीद ना रही। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? फॉर मनी, अपने बच्चों को ज़िबा करने के लिए था, वैसे पैसे के लिए। तो बादशाह की आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गया। दी बॉय सेव्ड इज, अल्लाह से उसने दुआ की, इसलिए यानी कि उसने अपनी जान बचाने की दुआ अल्लाह ताला से की, किंग से भी नहीं की, काजी से और पेरेंट्स से भी नहीं की। आग ट्रू फॉल्स हम नहीं करेंगे। आंसर दी क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद ये 150 से 100 वाले भी नहीं करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक भी नहीं करेंगे। इस तरह यूज़ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस भी नहीं करेंगे, वर्ब फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ भी नहीं करेंगे, पंक्चुएशन करेंगे, 5 नंबर की आती है आपको। रीड दी पैसेज, इसको भी नहीं करेंगे जी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। तो ये आपके पास जो 8-10 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके मैंने यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट आंसर्स निकाले हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पहले 2 हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह ये आपके पास 3 हो गया। ठीक है जी। जो है ना ये हो गया आपके पास 4, 5 एंड 6 एक ही फ्रेम में आ गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, टोटल यही आपके पास थे। उसके बाद यहाँ आ गई आपकी पंक्चुएशन, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए। एक्यूरेट पंक्चुएशन लिखी है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, याद कर लें, रटा लगा लें, क्योंकि ये 5 नंबर की आनी है आपको। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप किसी पंक्चुएशन की वीडियो देख लें, या कुछ वीडियोस में समझाया हुआ है, इस पे भी जो कुछ चीज़ें समझने वाली हैं मैं आपको बता देता हूँ। पीछे वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। तो एक जुमले को जब हम टुकड़ों में तकसीम करते हैं ना जी, तो उसमें हम कोमा लगाते हैं। तो इफ़ द फेल पे हमने इसको यहाँ पे पहला पास लिया, तो हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया। जस्टिस पे जुमला कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। इफ़ का ही बड़ा लिखा है क्योंकि जुमला यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और पूरे के पूरे जुमले को हमने लिखा हुआ है कोटेशन मार्क्स में, इसका मार्क्स में। तो कोटेशन होती है किसी शख्स की बात, नरेशन, किसी शख्स का जो है बयान। ठीक है, तो जो कोई शख्स बात कर रहा होता है ना, उसको हम इसी तरह 2 यानी कि ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क, तो वो हम इसके दरमियान में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हमज़ा सेड टू मी डैट ही विल मैरी सून, ठीक है जी। तो यहाँ हमज़ा सेड टू मी तक का जुमला ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम कोमा लगा देंगे और उसके बाद आगे कोटेशन मार्क्स जो है ना, इनमें वो बात लिखेंगे जो हमज़ा ने कही थी, ठीक है। और इसको ये हो गया एक्टिव वॉइस। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये आपने देखा होगा, अगर वहाँ पे हमने कैन या विल इस्तेमाल किया है तो उसको जब हम नरेशन को ख़त्म करके डैट लगाएंगे ना, नरेश जो है कोटेशन मार्क्स हम हटा देंगे और कैन को हम कुड कर देंगे और विल को वुड कर देंगे। इसी तरह जो भी चीज़ लगी होगी हम उसकी जो है ना वो फॉर्म बदल देंगे, सो वो हटा भी देंगे हम। तो ये एक बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है इस एक्सरसाइज को याद रखने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।